हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कशन करेंगे एफएमसीजी स्पेस के एक काफ़ी पॉपुलर स्टॉक, अभी रिसेंट टाइम में बहुत पॉपुलर चल रहा है, बजाज कंज्यूमर केयर। तो इस कंपनी का मतलब मार्केट में आप देखोगे रिवॉर्ड भी बहुत किया मार्केट ने इसको, प्लस बिजनेस भी काफ़ी ज़्यादा अभी न्यूज़ में है क्योंकि रिसेंटली जो Q3 अभी आपका रिजल्ट आया है इस कंपनी का, उसमें इन्होंने 30% का ग्रोथ दिखाया। तो एक एफएमसीजी कंपनी है, 32% का टॉप लाइन ग्रोथ इन्होंने दिखाया है। मार्जिन कंपनी के लगभग 4-5% से इंप्रूव हुए हैं एंड इसकी वजह से बॉटम लाइन प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो उसमें 70 से 80% का ग्रोथ देखने को मिला है और उसी का रिवॉर्ड हम देख रहे हैं कि मार्केट ने स्टॉक को भी दिया है। तो क्या कुछ इन्होंने पिछले कुछ टाइम में किया है जिसकी वजह से इतने सॉलिड नंबर्स हमको देखने को मिले हैं? क्या ये नंबर सस्टेनेबल हैं? आगे का रोड मैप कैसा है इस कंपनी का, कैसा ओवरऑल आउटलुक लगता है, ये सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बिजनेस मॉडल अगर हम समझे तो बजाज कंज्यूमर केयर जो है एफएमसीजी इंडस्ट्री के अंदर आता है। एफएमसीजी इंडस्ट्री पूरा अगर आप ओवरऑल देखोगे इंडिया का तो लगभग 7 लाख करोड़ का है। अब इसमें इस कंपनी ने जो अपना नीश बिल्ड किया है वो है आपका हेयर केयर सेगमेंट। तो हेयर केयर सेगमेंट पूरी एफएमसीजी इंडस्ट्री का लगभग 5% है, यानी कि 35,000 करोड़ हो गया। और हेयर केयर में भी आपके अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे शैम्पू है, कंडीशनर है, ऑयल है। इस कंपनी का पूरा जो इन्होंने अपना बिजनेस बिल्ड किया है वो हेयर ऑयल कैटेगरी के अंदर किया है। तो हेयर केयर में हेयर ऑयल का जो टोटल मार्केट आप देखोगे वो लगभग 45-46% है, यानी 15-16,000 करोड़ के आसपास है। और इस कंपनी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही रहा है पिछले कई सालों से कि पूरा बिजनेस जो है ना इनका 90% 100% जो इनका रेवेन्यू है वो इस एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे डिपेंडेंट है। हेयर ऑयल कैटेगरी मतलब कोकोनट ऑयल हो गया और जो आपके अदर कैटेगरीज के ऑयल होते हैं वहीं से इनका सारा रेवेन्यू आता है। अब जब हम एक एफएमसीजी बिजनेस की बात करते हैं, टिपिकल एफएमसीजी कंपनी का अगर आप नेचर ऑफ बिजनेस देखोगे, जैसे मैरिको है, डाबर है, या हिंदुस्तान यूनिलीवर है, नेस्ले है, इनका आप देखोगे 2-3 कैटेगरीज में ये प्लेयर्स जो होते हैं वो मार्केट लीडर होते हैं। इसके बाद बाकी जो कैटेगरीज होती है उनमें ये सारी कंपनीज टॉप 3 टॉप 4 प्लेयर्स के अंदर होते हैं। इसकी वजह से इनका जो रेवेन्यू है ना वो बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाई हो जाता है और इसी रीजन की वजह से आप देखते हो मार्केट इनके स्टॉक्स को हमेशा काफी प्रीमियमली वैल्यूएशन देता है, मतलब 50-60 का नॉर्मल मल्टीपल इनको मिलता है। क्योंकि एक तो एफएमसीजी बिजनेस है, कल को अगर इकोनॉमी में कुछ भी अप डाउन होता है तो मतलब आपका रेवेन्यू सेफ है, इतना ज्यादा उसमें डिक्लाइन नहीं देखने को मिलता। दूसरा, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन आपने इतने अच्छे से करके रखा है कि कल को कोई नया प्लेयर भी मतलब बड़े कैपिटल के साथ अगर एंट्री करता है किसी बड़े सेगमेंट में और प्राइस वॉर स्टार्ट होता है तो भी आप अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे इतनी ज्यादा नहीं होती है। लेकिन इस कंपनी को आप देखोगे, ये जो बजाज कंज्यूमर केयर है, इनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ही यही रहा है। और इनफैक्ट मतलब एक तो डिपेंडेंसी ज्यादा है ही, प्लस इसमें भी ग्रोथ बिल्कुल नहीं आया कंपनी का। पिछला 5-6 ईयर्स अगर आप देखोगे 2019 से 2025 तक, तो लिटरली फ्लैट रहा है इनका रेवेन्यू, सिर्फ 1-8% की ग्रोथ हमको देखने को मिली है। वैसे तो पूरा एफएमसीजी इंडस्ट्री ही वो 4-5 साल के पीरियड में बहुत अच्छा नहीं कर रहा था, लेकिन स्टिल आप देखोगे ओवरऑल जो है वो मिड सिंगल डिजिट हाई सिंगल डिजिट का वॉल्यूम ग्रोथ था। बजाज कंज्यूमर केयर तो काफी छोटा प्लेयर है, उसके बाद भी आप देखोगे रेवेन्यू बिल्कुल फ्लैट रहे हैं कंपनी के। तो जो 4-5-6 साल था इनका वो बहुत खराब गया। इन्होंने एक तो सबसे खराब काम यही किया था कि रेवेन्यू डिपेंडेंसी अपनी एक ही सेगमेंट के अंदर कर ली थी। इनफैक्ट एक सेगमेंट भी नहीं बोलना चाहिए, एक सिंगल प्रोडक्ट कंपनी थी ये। इनका वो जो फ्लैगशिप ब्रांड है आपने देखा ही होगा, बजाज आलमंड ड्रॉप हेयर ऑयल जो इनका है, उसी से इनका 80-90% रेवेन्यू आता है। तो एक तो होता है आपका एक सेगमेंट के ऊपर कंसंट्रेशन, इनका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर इतना ज्यादा कंसंट्रेशन है कि उसमें भी कंपनी मार्केट लीडर है, वैसे तो 63% का मार्केट शेयर है, लेकिन आप मतलब उसको और ज्यादा कितना ग्रो कर सकते हो, उसमें पेनिट्रेशन का और ज्यादा स्कोप नहीं है। तो ये इनका पास्ट का सबसे बड़ा चैलेंज था। हालांकि मैनेजमेंट ने बीच में इसको मतलब आइडेंटिफाई करने का कोशिश किया था, उन्होंने काफी सारे अलग अलग कैटेगरीज के अंदर एंट्री किया, नए नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करे, लेकिन वहां पे इनका दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज आया। तो ओवर द इयर्स क्योंकि ये एक ही सिंगल प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट थे, तो पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था ना इनका वो मतलब ट्रेडिशनल मेथड के ऊपर था। जो आपका कंपनी के बाद में जो होलसेलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, फिर जो आपके रिटेलर्स होते हैं। अब वहां पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि जैसे ही कंपनी ने नए प्रोडक्ट्स अपने मतलब लॉन्च करने स्टार्ट किए, जैसे इनका वो गुलाब जल भी आता है, कोकोनट ऑयल भी है, बॉडी लोशन वगैरह भी है, ये सारे प्रोडक्ट्स के अंदर इन्होंने एंट्री किया, लेकिन उसका रेवेन्यू में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आया। क्योंकि जो होलसेलर है आपका, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो इतने सालों से आपका एक ही प्रोडक्ट बेचता आया है, आपका आलमंड ऑयल। उसको पता है अगर आलमंड ऑयल में बेचूंगा बजाज का तो हर 10 में से 6-7 लोग जो हैं वो इसको परचेज करते हैं, तो मेरा जो टर्नओवर है वो ज्यादा बनेगा इसमें, मेरे जो मार्जिन है वो ज्यादा बनेगा इसमें, रिटेलर ज्यादा से ज्यादा इसको परचेज करेंगे। और इसकी जगह पे अगर वो जो बॉडी लोशन है या और जो पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको अगर मैं पुश करूंगा तो उसका उसका मतलब उसको क्लीन होने में काफी टाइम लगेगा, तो मेरे मार्जिन भी उसमें बहुत कम हो जाएंगे। तो होलसेलर आगे रिटेलर को पुश नहीं करेगा, रिटेलर के पास में अच्छे से एजुकेशन नहीं आएगा कि उस प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, क्या प्राइसिंग कॉम्पिटिशन
कंपटीशन उसका उसका बेटर है। तो इन सारे लूप होल्स की वजह से कंपनी ने मतलब प्रोडक्ट्स तो लॉन्च करे, लेकिन उसका रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन नहीं दिखा, क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा फेलियर था इनका, वो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ये फॉलो करते थे। जैसे आप बाकी एफएमसीजी कंपनीज को देखोगे तो उनका जो डायरेक्ट रिटेलर के पास में जो आउटलेट है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बजाज कंज्यूमर। तो वहाँ पे मतलब इनका एक बहुत बड़ा चैलेंज आया। फिर तीसरा, मैनेजमेंट खुद एक्सेप्ट करती है कि हम बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट थे पिछले कुछ सालों में। तो बीच में क्या हुआ, जो इनके ऑयल वगैरह में जो रॉ मटेरियल जाता है उसके प्राइसेस बहुत बढ़ गए, रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया। लेकिन कंपनी ने कुछ टाइम तक बिल्कुल भी प्राइस इंक्रीज ही नहीं किया, मतलब प्राइस अपटेक किया ही नहीं, अपने कंज्यूमर्स को पास ऑन किया ही नहीं, जिसकी वजह से आप देखोगे इनके मार्जिन एक टाइम पे 25-30% के होते थे EBITDA मार्जिन, और फिर वो कम होकर के आपके मिड टीन अर्ली टीन की तरफ आ गए, 13-14-15% के मार्जिन आ गए। फिर इन्होंने बीच में क्या किया, एकदम से सारा जो प्राइस हाइक था वो पास ऑन किया कंज्यूमर्स को, एंड वहां पे मतलब आपके प्राइस सेंसिटिव कस्टमर से ऑब्वियसली, तो एकदम से जब इतना ज़्यादा प्राइस इन्होंने पास ऑन किया तो कंपनी ने मार्केट शेयर भी वहाँ पे लूज करना स्टार्ट कर दिया। और क्योंकि इनकी साउथ में इतनी ज़्यादा प्रेजेंस थी नहीं उस टाइम पे, जहाँ पे थोड़ी प्राइस सेंसिटिविटी बेटर है कस्टमर्स की, सारा प्रेजेंस था इनका ये नॉर्थ में, सेंट्रल इंडिया में, तो कंपनी ने मार्केट शेयर भी लूज किया, मार्जिन भी कंपनी के इंपैक्ट हुए, और ग्रोथ तो मतलब हमने देखा ही सिर्फ 1-1.5% के आसपास का ग्रोथ था। तो ये सारे चैलेंजेस रहे हैं कंपनी के पिछले 5-6 सालों में। अब इन्होंने पिछले 1-1.5 साल से अगर आप देखोगे तो अभी बिजनेस क्यों अच्छा कर रहा है, क्योंकि लास्ट 1-1.5 साल में इन्होंने काफी सारे मतलब इन सारे लूप होल्स को आइडेंटिफाई किया और सबको कंपनी इंप्रूव कर रही है। एक तो मैनेजमेंट चेंज भी हुआ है कंपनी का, अभी आई थिंक नवीन पांडे करके उनका नाम है जो कंपनी को लीड कर रहे हैं। इससे पहले वो एशियन पेंट्स में थे, मैरिको में थे, तो अच्छा एक्सपीरियंस है उनको इंडस्ट्री का। सो अभी कंपनी क्या कर रही है, एक तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट है आरोहन करके। अब आरोहन के अंदर कंपनी सबसे पहले क्या कर रही है कि जो होलसेल के ऊपर इनकी पूरी डिपेंडेंसी थी उसको ये उसका एक अल्टरनेट चैनल ये बिल्ड कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट रिटेलर्स के पास में अपना एक ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। अभी तक इनका जो रीच है वो लगभग 6 लाख डायरेक्ट आउटलेट्स तक हो चुका है, और मैनेजमेंट का टारगेट है कि इसको हर साल हम 10% कैगर से ग्रो करते रहेंगे। मतलब इस पार्ट पे कंपनी काफी एग्रेसिवली अब काम कर रही है। एंड इससे रिजल्ट क्या हुआ है, एक तो आपका प्राइसिंग पे कंट्रोल अच्छा आ गया, मतलब डायरेक्टली अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्राइस जो है वो बहुत इजीली पास ऑन कर सकते हो रिटेलर को। दूसरा, आपके पास में मतलब ग्राउंड पे क्या डेटा चल रहा है, आपके आपके प्रोडक्ट में किस तरीके की डिमांड है, इसका रियल डेटा आपके पास में आ जाता है कि कौन सा रिटेलर जो है उसका इन्वेंट्री जल्दी क्लीन हो रहा है, उसको मैं बेटर डील्स दे सकता हूँ, अच्छा डिस्काउंट दे सकता हूँ, अच्छे ऑफर्स दे सकता हूँ, वहां पे ज्यादा पुश कर सकता हूँ, उस एरिया में मैं ज्यादा प्रमोशन कर सकता हूँ। ये सारे कंपनी के पास में कंट्रोल बहुत अच्छा आ गया। बीच में इन्होंने 1-2 क्वार्टर पहले क्या किया था कि होलसेल वाला जो नेटवर्क है उसको एकदम से मतलब रिप्लेस करने की कोशिश करी थी बिना ये अल्टरनेट चैनल बिल्ड करे, तो उससे इनका रेवेन्यू ग्रोथ और ज्यादा नेगेटिव हो गया था। लेकिन बाद में उसको कंपनी ने इंप्रूव करके अब वो सिस्टम तो है होलसेल वाला, बट साथ में कंपनी एक अल्टरनेट चैनल बिल्ड कर रही है डायरेक्ट रीच का। तो ये सारी चीजें इन्होंने करी है। फिर प्रोडक्ट एक्सपेंशन कंपनी ने बहुत अच्छा किया है पिछले कुछ सालों में, हालांकि अभी भी रेवेन्यू डिपेंडेंसी उसी पे है, बजाज आलमंड ऑयल पे डिपेंडेंसी है, बट इसके अलावा कंपनी ने जैसे कोकोनट ऑयल है उसमें काफी अच्छा अपना मार्केट बनाया है पिछले कुछ टाइम में। अभी आप देखोगे तो कोकोनट ऑयल इनका मंथली बेसिस पे 10 करोड़ का रेवेन्यू करता है, यानी कि एनुअली लगभग आपका 120 करोड़ का एक प्रोडक्ट से बिजनेस आ जाता है। फिर उसके अलावा जो आपके बॉडी लोशंस हैं, प्लस जो बजाज आलमंड का जो ब्रांड है उसके अंडर ही इन्होंने सोप हो गया, पर्सनल केयर के जो बाकी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे इन्होंने लॉन्च करने स्टार्ट करे हैं। तो थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, कुछ उसमें हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। प्लस साउथ में क्योंकि इनकी प्रेजेंस नहीं थी पहले, तो उसको देखते हुए इन्होंने एक आयुर्वेदिक ब्रांड है बंजारा करके उसका नाम है, आई थिंक विशाल प्राइवेट लिमिटेड करके कोई कंपनी थी, उसको इन्होंने एक्वायर किया। तो वो उसकी सिनर्जी बहुत अच्छी बनी, क्योंकि बजाज कंज्यूमर को क्या हो गया कि साउथ में इनको एक्सेस मिल गया, इनका साउथ में प्रेजेंस नहीं था, और वो जो कंपनी है, वो जो बंजारा जिनका ब्रांड है, उनका साउथ में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था, बट नॉर्थ में सेंट्रल इंडिया में इतना पॉपुलर ब्रांड नहीं था। तो एक विन विन दोनों की सिनर्जी बनी इस एक्विजिशन के थ्रू। और वैसे भी आप देखोगे तो लास्ट 4-5 ईयर्स में जो इंडियन कंज्यूमर हैं उनमें आयुर्वेदिक हो गया, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हो गए, इसको लेकर के काफी ज्यादा अवेयरनेस आया। आप मैरिको देखो, डाबर देखो, सबने इसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स काफी सारे लॉन्च करे हैं। तो ये कुछ चीजें इन्होंने करी है पिछले 1-1.5 साल के अंदर, जिसकी वजह से हमको कंपनी के ओवरऑल नंबर्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अभी सबसे पहले तो ये जो 30% का ग्रोथ आया कंपनी का, इसमें एक चीज हमको समझना होगा कि इसका बहुत बड़ा जो रोल है ना वो प्राइसिंग का है। मतलब कि वैल्यू ग्रोथ का ज्यादा रोल है। दो चीज होती है ना, एक होता है वॉल्यूम, एक होता है वैल्यू ग्रोथ। एफएमसीजी कंपनीज में वैसे भी वॉल्यूम ग्रोथ आप देखोगे तो पिछले काफी सालों से बहुत खराब था। अभी रिसेंटली पिछले 1-1.25 साल से कुछ कुछ इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है। इनका जो 30% का ग्रोथ है, इसमें बहुत बड़ा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो वैल्यू ग्रोथ से आया। आई थिंक 15% के आसपास तो इनका एवरेज सेलिंग प्राइस इन्होंने बढ़ाया पिछले कुछ टाइम में, क्योंकि वही हमने बात करी ना कि प्राइस पास ऑन इन्होंने किया नहीं था। जब ये प्राइस बढ़ाने गए तो ये कंपनी अपना मार्केट शेयर लूज करने लग गई। तो वो जो गैप था उसको कंपनी धीरे धीरे
फिल कर रही है। दूसरा, कोकोनट जो ऑयल है इनका, उसमें जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है आपका पैराशूट, तो उसके साथ उसमें भी जो प्राइसिंग में गैप था कंपनी का, उसको भी कंपनी धीरे धीरे अब मिनिमाइज कर रही है। तो वहां से आपका वैल्यू ग्रोथ आ रहा है। सो वैल्यू ग्रोथ बहुत अच्छा आया इस क्वार्टर के अंदर। दूसरा, आपका रिटेलर्स के पास में अच्छा आउटलेट नहीं था, तो मतलब डायरेक्ट रीच नहीं था, तो पिछले कुछ क्वार्टर में जो वहां पे कंपनी ने अपनी प्रेजेंस बढ़ाई है, उससे भी इनको आई थिंक 9-10% के आसपास बोला इन्होंने, वहां से हमको अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। और साथ में वॉल्यूम ग्रोथ भी Q3 के अंदर अच्छा आया। तो मतलब सारे ये जो फैक्टर्स हैं उसने कंट्रीब्यूट किया कंपनी के ये 30% ग्रोथ के अंदर। बीच में इन्होंने एक्चुअली एक और चीज किया था, मतलब जब बिजनेस बहुत खराब कर रहा था, तो मैनेजमेंट का बोलना है, वही इनएफिशिएंसी दिखती है हमको। तो मैनेजमेंट का बोलना है कि जैसे कंज्यूमर बिजनेस में आप देखोगे हर एक प्रोडक्ट का एज ए कंज्यूमर हम एक रेफरेंस लेते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं टीवी परचेज करने जा रहा हूँ किसी ब्रांड का, और मुझे ABC फीचर चाहिए उसके अंदर, तो मैं प्राइस के साथ में ये सारे फीचर जो हैं वो दूसरे ब्रांड के साथ में कंपेयर करता हूँ कि ये सारे फीचर्स के साथ में वो मुझे किस प्राइस पे आ रहा है। तो हर एक प्रोडक्ट का ऐसे रेफरेंस पॉइंट होता है। तो मैनेजमेंट का बोलना है कि हमारे माइंड में ये जो हमारा सबसे फ्लैगशिप ब्रांड है बजाज आलमंड ऑयल, इसका रेफरेंस पॉइंट था हमारे माइंड में कि कोकोनट ऑयल। जैसे ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, कोकोनट ऑयल भी आप देखोगे तो वो थोड़े से ज्यादा प्राइस पे सेल होता है बाकी नॉर्मल ऑयल कैटेगरीज के कंपैरिजन में। लेकिन जो कंज्यूमर हैं जो इनके प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हैं, वो इनके ये बजाज आलमंड ऑयल को कंपेयर करते थे आंवला ऑयल के साथ में। तो एग्जांपल के लिए जैसे इन्होंने बोला कि हमारा अगर आप आंवला ऑयल देखोगे मार्केट में, तो उसका प्राइस होता है नॉर्मल 50-60 रुपीज का, लेकिन बजाज आलमंड जो है उसका प्राइस होता था 100 और 120 रुपीज। तो कस्टमर जो है वो बजाज आलमंड को पैराशूट से कंपेयर नहीं करता था जो ये एक्सपेक्ट करते थे, कस्टमर कंपेयर करता था उसको आंवला ऑयल से। तो क्योंकि प्राइस वेरिएशन भी बहुत ज्यादा था, उसकी वजह से भी कंपनी ने बीच में काफी ज्यादा मार्केट शेयर लूज किया था। तो ये सारी चीजें इन्होंने भी रेक्टिफाई करी है, और जिसकी वजह से हमको ये अच्छे नंबर्स इनको देखने को मिल रहे हैं, 30% के आसपास का ग्रोथ है। अब सबसे मेन पॉइंट आता है कि ये तो ठीक है, एक दो क्वार्टर से आपकी ग्रोथ थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई, 4%, 8%, फिर इस क्वार्टर में 30%। मार्जिन आपके पहले 11-12% होते थे, अब 18% का इबिट्टा मार्जिन है। ग्रॉस मार्जिन भी अगर आप देखोगे तो कुछ क्वार्टर पहले तक कंपनी 52-55% का ग्रॉस मार्जिन बनाती थी, अब लास्ट 2-3 क्वार्टर से आई थिंक 60%, 61% का ग्रॉस मार्जिन है। तो क्या हो गया, प्राइसिंग पावर सडनली हमको दिख रही है बिजनेस की काफी ज्यादा बढ़ गई है, और ये सारे स्टेप्स इन्होंने लिए जिसका हमको रिजल्ट दिख रहा है। आगे का इनका ग्रोथ का गाइडेंस क्या है, तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि इस बिजनेस में ग्रोथ की लीवर्स क्या क्या है। तो जैसे हम देखते हैं ना कि रिटेल ज्वेलरी इंडस्ट्री है, या फैशन रिटेल इंडस्ट्री है, केबल एंड पावर इंडस्ट्री है, या फिर आपका ये को वर्किंग वाला इंडस्ट्री है, तो उनमें तो हम देखते हैं कि जो आपकी ओवरऑल सेक्टर है उसी का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है हाई डबल डिजिट में रहेगा। इनका अगर आप ये पूरा बिजनेस समझोगे, तो जिस सेगमेंट के अंदर ये ऑपरेट करते हैं, ये जो आपका हेयर ऑयल वाला सेगमेंट है, इसका पेनिट्रेशन तो ऑलरेडी 93% है। यानी कि आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेड नहीं है, हार्डली आप लो सिंगल डिजिट से लेकर के मिड सिंगल डिजिट के आसपास का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो। और प्राइस मतलब वैल्यू ग्रोथ भी ऐसा नहीं है कि वहां पे हर साल आप इस तरीके का 10-15% का वहां पे प्राइस अपटेक करो। तो ये जो अभी हमने वैल्यू ग्रोथ देखी है, ये अनसस्टेनेबल है, ये कुछ टाइम के लिए, जो पहले 2-3 क्वार्टर्स ऑलरेडी निकल चुके हैं, माइट भी 1-2 क्वार्टर का और हमको दिखेगी इनका वैल्यू ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग रह सकता है हाई डबल डिजिट में। लेकिन आगे चल के मेन जो इस बिजनेस की डिपेंडेंसी है ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारा का सारा डिपेंड करेगा वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर। और वॉल्यूम ग्रोथ में मेन हमने देखा जो इनका हेयर ऑयल का बिजनेस है, उसमें आपका इंडस्ट्री ही लो सिंगल डिजिट से मिड सिंगल डिजिट में ग्रो करेगी। एंड ऐसा भी नहीं है ये प्लेयर बहुत नया हो और इनके पास में मार्केट शेयर काफी कम है तो कंपनी मार्केट शेयर गेन करेगी, क्योंकि ऑलरेडी 63% का मार्केट शेयर तो है आपका वो बजाज आलमंड ऑयल के अंदर। तो वहां से आप मार्केट शेयर भी ज्यादा गेन नहीं कर सकते, ओवरऑल इंडस्ट्री भी आपका ज्यादा ग्रो नहीं करेगी। तो पूरा का पूरा जो उनका ग्रोथ जो डिपेंड करता है ना, वो 2-3 फैक्टर्स के ऊपर करता है। सबसे पहला इनका ग्रोथ डिपेंड करता है जो ये बजाज आलमंड ऑयल जो इनका मेन बिजनेस है, फ्लैगशिप ब्रांड जो प्रोडक्ट है इनका, उसमें कंपनी फोकस कर रही है प्रीमियमाइजेशन के ऊपर। यानी जो आपके लोअर एसकेयूज होते हैं उसमें थोड़े से हायर प्राइस के प्रोडक्ट को कंपनी पुश कर रही है। वहां पे ब्रांडिंग एडवर्टीजमेंट के ऊपर भी इन्होंने अभी रिसेंटली काफी खर्चा किया है, इन्फ्लुएंसर्स के साथ में टाई अप किया है। तो मतलब थोड़ी उसकी ब्रांड पोजिशनिंग कंपनी प्रीमियम लेवल पे लेके के जा रही है, तो उससे थोड़ा बहुत ग्रोथ आएगा कंपनी का। दूसरा और तीसरा जो इनका मेन ग्रोथ का फोकस है वो है आपका नॉन आलमंड ऑयल वाला बिजनेस। तो उसके लिए वही इन्होंने बॉडी लोशन हो गया, गुलाब जल हो गया, आपके जो और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं वो इन्होंने लॉन्च करा है। फिर साथ में आपका वो जो आयुर्वेदिक वाला सेगमेंट है, आयुर्वेदिक वाला जो बिजनेस है, उसका भी आई थिंक इस क्वार्टर में डबल डिजिट ग्रोथ आया है ये Q3 के अंदर, तो उससे भी कंपनी ग्रोथ टारगेट कर रही है। और तीसरा आपका ये जो डायरेक्ट रिटेल आउटलेट ये बढ़ा रहे हैं, जो इनका टारगेट है हर साल 10% से हम ग्रो करेंगे। तो ये 2-3 फैक्टर्स के बेसिस पे कंपनी ग्रोथ आगे कर सकती है। लेकिन कितना ही ग्रोथ बनेगा, मतलब ये 30% का ग्रोथ तो ऑब्वियसली सस्टेनेबल नहीं है। तो गाइडेंस इन्होंने ओवरऑल दिया डबल डिजिट का।
डबल डिजिट का मतलब क्या हो गया, 10% से लेकर के 11, 12 या मैक्सिमम 13% के आसपास का आप ग्रोथ डिलीवर कर सकते हो। मेन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होगा कि जो आपकी रेवेन्यू डिपेंडेंसी सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर है, ये बजाज आलमंड ऑयल के ऊपर, इसका डाइवर्सिफिकेशन कंपनी किस तरीके से करती है। क्योंकि अभी तो बस एक दो क्वार्टर ही हुआ है जिसमें हमको इनिशियल रिस्पॉन्स देखने को मिला है, लेकिन आगे इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी रहती है वो हमको मेन इसमें क्लोजली मॉनिटर करना है। गाइडेंस इन्होंने मार्जिन के ऊपर बहुत अच्छा दिया है। मार्जिन कंपनी का कहना है कि 18% हमारा हो चुका है, लेकिन यहां से भी और स्कोप है मार्जिन इंप्रूव होने का। क्योंकि टिपिकल एफएमसीजी कंपनी आप देखो, कोई भी मैरिको हो या डाबर वगैरह हो, तो 20% इबिटा मार्जिन पे वो ऑपरेट करते हैं। सेम इनका भी गाइडेंस है कि आने वाले सालों में, मतलब लॉन्ग टर्म के अंदर, एक तरीके से 20 से 21% का इबिटा मार्जिन हम लेके जाना चाहते हैं। लेकिन ये मतलब इमीडिएटली देखने को नहीं मिलेगा। जैसे अभी 2-3 क्वार्टर में तो आप देखोगे 11, 12, 13% से इबिटा एकदम से 17-18% हो गया। तो इतना शार्प इंप्रूवमेंट हमको देखने को नहीं मिलेगा नियर फ्यूचर में। अभी क्यों हुआ एकदम से? वही क्योंकि प्राइस इन्होंने इतने टाइम से बढ़ाया नहीं था, तो वैल्यू ग्रोथ इन्होंने इंक्रीज किया, जिसकी वजह से आपका वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छा आया। ये अभी जो जीएसटी कट हुआ है तो उससे भी एक डिमांड में बूस्ट देखने को मिला, सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से एकदम 13 से 18% हो गया। पर प्राइस अपटेक अब आपका हो चुका है। तो आने वाले क्वार्टर्स के अंदर या 1-2 साल के अंदर जो मार्जिन इंप्रूव होंगे वो ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अच्छी बात है कि मतलब ट्रेजेक्ट्री अपवर्ड रहेगी, लेकिन इतना शार्प इंप्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो 18% से इबिटा मार्जिन आपका 20 से 21% तक जाएगा, मान लो अगले 1-2 साल के अंदर। तो और तीसरा आपका पैड ग्रोथ हो जाता है। तो अगर टॉप लाइन ग्रो करेगा आपका 10-12% के आसपास, इबिटा का ग्रोथ थोड़ा सा उससे बेटर होगा, थोड़ा बहुत आपको ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा। तो मतलब हाई टीन से 20% के रेंज में आप इनका पैड ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये पूरा ग्रोथ का फोरकास्ट बन रहा है इस कंपनी का। उन्होंने खुद ये गाइडेंस दिया एक्चुअली, मतलब डबल डिजिट के रेवेन्यू ग्रोथ का। अब यहां से अगर आप इनका वैल्यूएशन या अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तो एक तो हमको ये चीज समझनी है कि स्टॉक जरूर काफी भाग गया है। मतलब 220 से 230 के लेवल से आप देखोगे एकदम 320, 315 रुपीज के लेवल पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो रिसेंटली जंप तो बहुत बड़ा देखने को मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गया या गाड़ी एकदम से निकल गई है अगर मुझे इसको प्ले करना है। क्योंकि वैल्यूएशन वाइज आप देखोगे ना, तो अभी भी स्टॉक का पी मल्टीपल 25-26 के आसपास है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गया, क्योंकि इसी के कंपैरिजन में अगर हम इसके पेयर्स को कंपेयर करें, जो मैरिको, डाबर वगैरह, या टिपिकल कोई भी एफएमसीजी कंपनी आप ले लो, तो उनका जो वैल्यूएशन होता है, पी होता है, वो 50 से 60 के रेंज में होता है। तो वहां से गैप अभी भी बहुत ज्यादा है। लेकिन साथ में हमको ये भी समझना होगा कि जो पिछले 1-2 क्वार्टर में हमने इतना बड़ा जंप देखा इनके पी री रेटिंग के अंदर, वो इस वजह से था क्योंकि पी पहले बहुत बहुत ही ज्यादा लो था। 17, 18, 15 के आसपास का पी था, और अर्निंग ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही थी कंपनी की। वैल्यूएशन में मतलब मार्जिन में एक बड़ा जंप हमको देखने को मिला कि 13% के बिट्टा मार्जिन 18 हो गया, ग्रॉस मार्जिन 52 से सीधे 60 हो गया। तो इस जंप की वजह से मार्केट ने ना इमीडिएटली रिएक्ट किया इनके स्टॉक के ऊपर, और हमको इतना बड़ा रैली देखने को मिला। तो कहने का मतलब क्या है कि वैल्यूएशन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा स्टॉक भाग गया और ओवर वैल्यूड हो गया है, और ना ही ऐसा है कि मैं एक्सपेक्ट करूं कि ये जो रिजल्ट आ रहे हैं अब, इससे एकदम से मुझे वापस से इस तरीके का रैली देखने को मिलेगा। काइंड ऑफ फेयर वैल्यूएशन के आसपास आप इनको बोल सकते हो, 25-26 के आसपास का पी है। मतलब यहां से नियर टर्म में बहुत ज्यादा वैल्यूएशन रीरेटिंग का स्कोप है नहीं इस स्टॉक के अंदर, जो जिस तरीके के अभी फंडामेंटल्स इनके दिख रहे हैं। लेकिन यहां से अगर आप देखो अगला 1 साल 2 साल का पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम लेके चलें इस बिजनेस का, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि इनका पी री रेट हो सकता है। क्योंकि वही जो हमने बात करी ना कि टिपिकल एफएमसीजी कंपनीज को 45, 50, 60 का पी मिलता है, इनका 26 का पी है। तो वहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, पी री रेट हो सकता है। लेकिन वो चीज डिपेंड करेगी अब बिल्कुल कंप्लीटली इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एफएमसीजी कंपनी में, वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर। क्योंकि अभी तक इनका जो बड़ा ये रिवाइवल हमने देखा है अर्निंग्स के अंदर, टॉप लाइन के अंदर, वो कहीं ना कहीं आपका वैल्यू ग्रोथ की वजह से आया है। वॉल्यूम ग्रोथ में क्या कंसिस्टेंसी रहती है, क्योंकि ओवरऑल आपके जो गाइडेंस है 10, 11, 12% का, उसमें मेन कंट्रीब्यूटर तो आगे आगे चल के वॉल्यूम ग्रोथ ही रहेगा। तो वो किस तरीके से कंपनी मेंटेन कर पाती है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर, वो सबसे मेन फैक्टर होगा इनके वैल्यूएशन रीरेटिंग के लिए। वो अगर हुआ, और उसके बाद ऑब्वियसली आपको स्केल के साथ में एडवांटेज मिलेगा, मार्जिन भी इंप्रूव होंगे, जो आपका ऑलरेडी गाइडेंस है कि 100 बेसिस पॉइंट हर एक साल होगा, 18 से 19 जाएगा, 20 जाएगा, 21 जाएगा, और ऑटोमेटिकली पैट का ग्रोथ भी आपका 18-20% के आसपास रहेगा। ये सारी चीजें अगर होती है तो बिल्कुल पी रीरेट होने का यहां से स्कोप है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे को एक तो फोमो में नहीं आना है कि स्टॉक बहुत भाग गया, मैं एकदम से जंप कर लूं इसके अंदर, ना ही मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे वो कंसर्न होना चाहिए कि स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है अब तो मतलब प्ले कर ही नहीं सकता। अगर मुझे प्ले करना है मैं प्ले कर सकता हूं, पर पॉइंट ये है कि मेरा इमीडिएट मतलब नियर फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन जो है ना, वो थोड़ा सा रैशनल होना चाहिए। मेरे को ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि अगले 1-2 क्वार्टर में अगर वापस अच्छे रिजल्ट तो आएंगे इनके वैसे Q4, Q1 के अंदर भी, तो वापस से मुझे ये बड़ा जंप देखने को मिले। तो अगर मेरे को प्ले करना भी है, स्टैगर्ड अप्रोच सबसे बेस्ट है। एंड उसमें भी मतलब
छोटा एलोकेशन लेकर के ट्रैक करना कि आने वाले क्वार्टर्स में एग्जीक्यूशन कैसा किस तरीके का रहता है, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें तो इनका वॉल्यूम ग्रोथ का या और जो हमने इनकी इनएफिशिएंसीज डिस्कस करी पास्ट की, वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देती है। लेकिन हाँ, पिछले 1-2 साल में इंप्रूवमेंट दिखाया है, मार्केट ने उसका रिवॉर्ड भी दिया है। अब सारी चीज़ें डिपेंड करेगी कि आने वाले क्वार्टर्स में आपकी कंसिस्टेंसी किस तरीके की रहती है, क्योंकि आप इसी के साथ में जैसे वो बेक्टर फूड जिसको हम पहले डिस्कस करते थे और एक तरीके का मतलब बहुत सॉलिड रिटर्न्स उन्होंने डिलीवर करे 1-2 साल के अंदर, उनका सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही था कि वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अपना बिल्ड कर रहे थे। पहले वो सिर्फ पंजाब में, हिमाचल में, जे.एंड.के के अंदर प्रेजेंट थे। उन्होंने दिल्ली में एंटर किया, अपना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज किया और फिर वहां से वेस्टर्न रीजन के अंदर, सर्दर्न रीजन के अंदर, नॉर्थ में राजस्थान के अंदर, उन सारे एरियाज में एक्सपैंड किया, तो वहां से उनका ग्रोथ आया। ये कंपनी ऑलरेडी पेनेट्रेटेड है ना, मतलब वो जो आलमंड ऑयल है वहां पे तो आपका ऑलरेडी 63% का मार्केट शेयर है, तो उसमें तो स्कोप ऑफ ग्रोथ मतलब बहुत कम है। आप प्राइस बढ़ा बढ़ा के कितना ही ग्रो कर लोगे, लिमिटेड ही ग्रोथ रहेगा उसमें। तो मेन आपका ग्रोथ का जो डिपेंडेंसी है वो आपके नॉन आलमंड ऑयल वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर है। उसका पेनेट्रेशन कैसा रहता है, उसका रिस्पॉन्स कैसा रहता है, उस पर डिपेंड करेगा। तो मतलब अगर मुझे प्ले करना भी है, थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस होके स्टैगर्ड अप्रोच रख करके, ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मेरे को वापस से ये फटाफट से वैल्यूएशन रेटिंग देखने को मिले, मतलब रैशनली एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। बाकी अब मार्केट अगर मुझे रिवॉर्ड कर दे तो वो तो मेरा बोनस है। तो उसको ट्रैकिंग तो अब हम कंटिन्यू रखेंगे आने वाले क्वार्टर्स में कैसे इनका एग्जीक्यूशन रहता है। एक इंटरेस्टिंग बिजनेस जरूर मिला है ये पूरे एफएमसीजी स्पेस से, जिसको स्टडी करने में मजा आएगा आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। बाकी और जिन कंपनीज के रिजल्ट्स आएंगे डिस्कस करते रहेंगे, आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।